चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के अगले टॉपिक पे। जैसे मैंने कल कहा भी था आप लोगों से कि जो भी सीरीज जो चल रहा है करंट अफेयर का लेटेस्ट देता रहूंगा मैं। और आने वाले समय में मैराथन का भी सेशन चलेगा आपका। आने वाले समय में आपका मैंने कहा भी था स्ट्रेटजी पे भी क्लासेज लूंगा मैं। तो चलिए इस पे बात करते हैं। लेटेस्ट क्रैक इट करते हैं। लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है और चैनल पे सभी का स्वागत है। सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर दिया जाए अगर, तो डेली लाइव क्लास मिलेगा आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे आपके, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा आपको और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो लाइव क्लास जैसे मैं ले रहा हूँ लाइव क्लास मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास आपके होंगे। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेंगे। ठीक है, लाइव टेस्ट एंड क्विज भी मिलेगा आपको और अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा। और भी देखिए सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूं तो इसमें जैसे अनअकैडमी का ऐप है जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड ना किए हैं वो लोग डाउनलोड कर लें। ये देखिए मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है। मैं आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। और ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से सभी लोग जुड़ जाइएगा। और इसी टेलीग्राम पे लिंक पे मैं सारा डिटेल आप लोग को देता भी हूँ। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास ले रहा हूँ अनअकैडमी के ऐप पर। और जो भी टाइमिंग होती है, अगर टाइमिंग में कोई भी चेंजिंग होता है तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं सब अनअकैडमी के इस समय प्लेटफॉर्म पे हैं। किसी भी टॉप एजुकेटर से, यूपीएससी सीएससी के फील्ड के किसी भी टॉप एजुकेटर से क्लास आप ले सकते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूं, जैसे पॉलिटी कोऑर्डिनेशन आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, या एनसीईआरटी के समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का है, ऑप्शनल कोर्स है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है आपका, आर्ट एंड कल्चर का सब्सक्रिप्शन है, करंट अफेयर के सब्सक्रिप्शन है, इंडियन इकोनॉमी के सब्सक्रिप्शन है, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी आंसर राइटिंग कोर्स के भी सब्सक्रिप्शन है। किसी भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और भी देखिए दो तरह के प्लान है, एक प्लस प्लान होता है, दूसरा आइकॉनिक प्लान होता है। 1 मंथ का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का प्लान है। 1 ईयर की बात करें 49,500 है। ये कोड है PJ01, इस कोड का यूज कर लेंगे 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और 10% डिस्काउंट के बाद जो पेमेंट करना है 44,550 आपको पेमेंट करना है। इसमें आपको देखिए लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, लिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। ठीक है, ये प्लस प्लान पे आपका। दूसरा प्लान है आइकॉनिक का प्लान है, 1 ईयर का है, 2 ईयर का, 3 ईयर का है। जो 1 ईयर का चार्ज है 69,500 है। ये कोड है PJ01, कोड यूज कीजिए, 10% डिस्काउंट। और 10% डिस्काउंट के बाद जो पेमेंट करना है 62,550 आपको पे करना है। इसमें देखिए क्या क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा क्या क्या फीचर्स है इसके। इसमें देखिए प्लस वाले चारों तो मिलेंगे मिलेंगे, जैसे लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल है। इसका साथ साथ पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेंगे और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो इसका आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइकॉनिक का। और देखिए ऑप्शनल वैकल्पिक विषय, इस पे भी मैं किसी दिन चर्चा करूंगा स्ट्रेटजी पे। 1 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है। कोड यूज करेंगे मतलब 27,500 फी है एक्चुअली। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 10% डिस्काउंट के बाद जो पेमेंट करना है 24,750 करना है। और देखिए मैंने आपसे कहा भी था कि अनअकैडमी ने कॉम्बैट स्टार्ट हो रहा है फिर से। मतलब स्टार्ट क्या हो रहा है कि हर अल्टरनेट संडे को होता है। तो ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी डिसाइड होगी और ऑल ओवर इंडिया लेवल के बच्चे इसमें टेस्ट देंगे। तो अनअकैडमी का कॉम्बैट है, हर अल्टरनेट संडे को होता है। इस साल फिर मतलब इस बार मतलब इस महीने में जो मैं कहना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा था कि 3 तारीख को हुआ था, 3 जनवरी को हुआ था, फिर 10 तारीख को नहीं हुआ था क्योंकि हर अल्टरनेट संडे पे होता है। 17 को हुआ था, फिर 24 को नहीं हुआ था आपका। अब उसका होगा आपका 31 जनवरी। तो 31 जनवरी याद रखिएगा, दिन में 11 बजे से अनअकैडमी का कॉम्बैट होगा। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इसकी रैंकिंग होगी। 45 मिनट का है, 60 क्वेश्चन होंगे, 13 कॉम्बैट होंगे, 6 सेक्शन होगा, रिलेटिव स्कोरिंग होगी, अल्टरनेट संडे को होगा। और देखिए जिसका 1 से लेकर 3 तक रैंक रहेगा उसके लिए क्या मिलेगा, उसको मिलेगा 3 महीने का यूपीएससी सीएससी जीएस का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा उसको। और जिसका रैंक 150 तक रहेगा, 4 से लेके 150 तक, उनको 1000 का वाउचर मिलेगा अमेजॉन का। अमेजॉन का अमेजॉन वाउचर सभी लोग जानते भी होंगे। और देखिए बहुत सारे बैचेज आ चुके हैं 2021 के लिए, 22 के लिए, 23 के लिए बहुत सारे बैचेज हैं। 25 जनवरी से बैच स्टार्ट हो चुके हैं, देख लीजिए जिसको भी देना हो। अगर 6 महीने का किसी को क्रैश कोर्स करना हो, जैसे मतलब इस साल का प्रीलिम्स देना हो 2021 का, जो जून में आपका पड़ेगा, 11 जून को है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बैचेज हैं, किसी में भी आप एनरोल करा सकते हैं। और एनरोल का समय आप कोड यूज कर सकते हैं PJ01। और 1 ईयर का बैच अगर ज्वाइन करना हो 2022 के लिए, देखिए बहुत सारे बैच है, बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, किसी में भी आप क्लास कर सकते हैं। ये देखिए 25 जनवरी का बैच है, देख लीजिए आपने। बहुत सारे बैचेज हैं, 2 साल के लिए भी बैच है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, किसी में भी कोड यूज कर सकते हैं PJ01। एनसीईआरटी का भी बैच है, बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश में भी, हिंदी भी है। इसको 2023 में भी देना है। देखिए बहुत सारे बैचेज हैं, किसमें भी एनरोल करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला आज टॉपिक में स्टार्ट करता हूं। और मैंने आपसे कमिटमेंट भी किया था कि देखिए आप लोग का करंट अफेयर जो है एकदम अपडेट दूंगा, एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर अब चलेगा। तो सबसे पहला आज का जो करंट अफेयर है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी ने रिकॉर्ड तोड़ा। अब भाई भारतीय रेलवे, तो रेलवे पे बात कर लेते हैं हम लोग कि रेलवे की स्थापना कब हुई थी। और जैसे मैंने कहा कि भारतीय रेलवे की बात की जा रही है कि सबसे लंबी जो मालगाड़ी है
वासुकी जिसका नाम है उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय रेलवे के दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे ने जोन ने, क्योंकि कई सारे जोन में रेलवे बटा होता है, तो ये मैं बात कर रहा हूं दक्षिणी पूर्व की, साउथ ईस्ट की बात कर रहा हूं, साउथ ईस्ट मिडिल की बात कर रहा हूं। जोन ने हाल ही में भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है, और ये अपने आप में एक उपलब्धि भी है। तो जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, कोई कमेंट करके बता सकता है कि इस रेलवे की स्थापना सबसे पहले कब हुआ था? जो रेलवे की स्थापना है सबसे पहले कहां हुआ था, और सबसे पहले जो रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी, ये बता दीजिए आप लोग, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो ये देखिए क्या है, भारतीय रेलवे के दक्षिणी पूर्वी जो आपका मध्य रेलवे डिवीजन ने पहली बार 5 रेलगाड़ियों को जोड़कर चलाया है। मतलब जितने भी 5 रेलगाड़ी, मालगाड़ी जो है सबको जोड़ के चलाया गया। आप सोचिए कितनी लंबी उनकी लाइन, कितनी लंबी होगी। और 5 मालगाड़ियों को जोड़ने से मालगाड़ी की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर लंबी हो गई। अब बताइए कि जैसे मालगाड़ी की जो लंबाई होती है काफी ज्यादा होती है, और 5 मालगाड़ियों को अगर उसमें ऐड कर देंगे, जैसे मान लीजिए ये मालगाड़ी ए है, अगर इसी में कनेक्ट करके बी को भी जोड़ दिया गया, फिर इसी में कनेक्ट करके सी को भी जोड़ दिया गया, फिर इसी में कनेक्ट करके डी को भी जोड़ दिया गया, फिर ई भी जोड़ दिया, यानी कि टोटल 5 मालगाड़ियों को जोड़ा गया है, और एक अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया वासुकी ने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय रेलवे की। मालगाड़ियों को जो जोड़ने की जो पहली टेक्निक जो बताया गया कि सबसे लंबी मालगाड़ी जो है वासुकी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, और इसकी टोटल जो देखिए डिस्टेंस है 3.5 किलोमीटर लंबी हो गई है। अब सोचिए कि एक एक करके आप सोचिए 5 मालगाड़ियों को जोड़ रहे हैं, जहां से सामान की आपूर्ति इसमें भेजा जाता है, सामान मालगाड़ी वही होता है इसमें सामान भेजा जाए। अब 5 मालगाड़ियों की जो लंबाई जो है किलोमीटर में जो 3.5 किलोमीटर में है, इसने अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, क्योंकि भारतीय रेलवे जैसे कहा जाता है कि घाटे का सौदा है, लेकिन माल की ढुलाई जो होती है उससे बेनिफिट आता है रेलवे को। अब अपने आप ने वासुकी ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, 5 मालगाड़ियों को जोड़ के तोड़ा गया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यह लगभग 3.5 किलोमीटर की हो गई है। और इस ट्रेन का नाम रखा गया है वासुकी। और वासुकी किसका नाम है, आप लोग जोड़ के हमको थोड़ा कमेंट करके आप लोग बताइए। तो आपको क्या जानना है कि सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि भाई कौन सा रेलवे का जोन था, तो दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे वो जोन है जिस जोन ने ये काम करके दिखाया है, और भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी ने अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ा है। और वो रिकॉर्ड किसका है कि 5 मालगाड़ियों को जोड़कर 3.5 किलोमीटर की लंबी डिस्टेंस थी, मतलब किलोमीटर की वो लंबाई इतनी हो गई 3.5 किलोमीटर की, सोचिए आप लोग। और उसने अपने आप में एक रेलवे ने रिकॉर्ड भी बनाया है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए रेलवे सब जानते भी होंगे, रेलवे इतना तो आप लोगों ने यात्रा किया भी होगा। भिलाई डी केबिन से कोरबा के बीच की दूरी 224 किलोमीटर है, और वासुकी ने 5 रेक के साथ इस दूरी को कवर किया है, और ट्रेन को इस दूरी को तय करने में लगभग 7 घंटे का समय लिया है। अब आप बताइए कि जैसे मैं कह रहा हूं कि जो दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे ने यह कमाल करके दिखाया है, 5 मालगाड़ियों को जोड़ करके दिखाया है, और जैसे मान लीजिए 224 किलोमीटर का जो डिस्टेंस बताया जा रहा है कि भिलाई डी केबिन से कोरबा की दूरी है 224, और इस 224 को सोचिए 5 मालगाड़ियों को जोड़ने के बाद इन्होंने 7 घंटे में कवर किया। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है वासुकी का, और वासुकी ने एक नया इतिहास रचा है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है भारतीय रेलवे के लिए, क्योंकि रेलवे हमेशा कहा जाता है घाटे का सौदा है, और इस घाटे के सौदे को देखिए किस तरह इसको फायदे के सौदे की बात की जाए, या ये बात किया जाए कि 5 मालगाड़ियों को जोड़ के चलाने की पहली जो कला है वह वासुकी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 3.5 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस थी, और वासुकी को एक लोको पायलट, यानी कि 5 पहले गाड़ी चलाने के लिए 5 लोको पायलट मान लीजिए होते थे, अब देखिए एक ही लोको पायलट चलाया भी है, एक गार्ड भी था, और एक सहायक लोको पायलट की मदद से संचालित किया गया था। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहां 5 लोग काम करते हो, जहां 5 पायलट हो, 5 आपके गार्ड हो, 5 आपके सहायक लोको पायलट हो, अब बताइए वो एक एक करके सभी लोग चला रहे हैं, और 7 घंटे में इन्होंने 224 किलोमीटर का डिस्टेंस इन्होंने कवर कर दिया। तो ये अपने आप में एक रेलवे का एक इतिहास भी है, इससे रेलवे को बेनिफिट भी होगा, क्योंकि 5 लोगों को चलाना और एक ही में कन्वर्ट करके सबको चलाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और रेलवे ने ये करके दिखाया भी है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे जोन ने हाल ही में 2 मालगाड़ियों का भी संचालन किया है, जो इस प्रकार है। पिछला जो रिकॉर्ड था, जैसे वाजपेयी ने तो एक नया रिकॉर्ड तोड़ा है, और इन मालगाड़ियों ने अपनी लंबाई के कारण ध्यान आकर्षित किया है, और ये 2 मालगाड़ियां हैं जिनका नाम है शेषनाग और सुपर एनाकोंडा थी, जो पहले हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वासुकी ने तो अपने आप में 5 मालगाड़ियों को रिकॉर्ड तोड़ा है, एक साथ जोड़ के रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन इसके पहले भी देखिए दक्षिणी रेलवे ने सबसे जो अच्छा काम किया है, इसके पहले जो रिकॉर्ड बनाया है कि इनकी लंबाई के कारण इन्होंने ध्यान तो आकर्षित किया ही किया है, साथ ही साथ ये 2 मालगाड़ियों जिसका नाम था शेषनाग और सुपर एनाकोंडा थी, जिसके कारण इन्होंने अपनी लंबाई के कारण इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। और जैसे मैंने कहा कि सुपर एनाकोंडा एक पूरी तरह से भरी हुई 3 रेक की एक संयुक्त मालगाड़ी थी, और शेषनाग
2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी थी। और इन दो तो काम ऑलरेडी पहले हो चुका था, जैसे मैंने कहा सुपर एनाकोंडा और शेषनाग। और जैसे मैंने कहा कि शेषनाग की जो डिस्टेंस थी 2.8 थी, और सभी का रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए मात्सुकी ने 5 मालगाड़ियों को एक साथ जो रिकॉर्ड तोड़ा है उसने 7 घंटे में 224 किलोमीटर का डिस्टेंस करके, और 3.5 किलोमीटर लंबी अपने आप में इसने इतिहास रचा भी है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। रेलवे से मान लीजिए संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे बुलेट ट्रेन आया है, जैसे मान लीजिए कौन सी सबसे बुलेट ट्रेन मान लीजिए कहाँ प्रस्तावित है, जैसे मान लीजिए पहली बुलेट ट्रेन कहाँ प्रस्तावित है, दूसरी बुलेट ट्रेन कहाँ से प्रस्तावित है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है नई स्टार्ट संधि क्या है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भाई स्टार्ट संधि किसे कहते हैं, आखिर इसका क्या बेनिफिट है, क्या महत्व है, और ये स्टार्ट संधि किसकी बात की जा रही है, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक है, क्योंकि मैंने कहा भी था कि सीधे मुद्दे की बात होगी। अब ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से आप लोग जुड़ जाइएगा। अकेडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, ये कोड है PJ01, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा भी सकते हैं। तो नई स्टार्ट संधि क्या है, आपको पता है कि अमेरिका के एक नए राष्ट्रपति आए हैं, जो बिडेन साहब। अब जाहिर सी बात है उनका झुकाव किस देश की तरफ है, जैसे मैंने कल आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन पे भी बताया था कि तालिबान के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने कि कैसे कैसे अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है, अपने सैनिकों को वापस ला रहा है। और कोई भी राष्ट्रपति आते हैं तो हर देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो भी अमेरिका जैसे देश के लिए जो सब जगह अपना दबदबा कायम रखता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नई स्टार्ट संधि क्या लेके आए हैं, नए वाले क्या लेके आएंगे, पुराने वालों से क्या ये चेंजिंग करके ला रहे हैं। तो देखते हैं क्या है सब चीजें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी संधि को 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। तो किसने लेके आया है, जो नए राष्ट्रपति आए हैं जिनका नाम है जॉय बिडेन साहब, ठीक है। जॉय है, JOE है, जॉय है। जॉय बिडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। और ये स्टार्ट का जो फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, ठीक है। और रूस ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। सोचिए, रूस, व्लादिमीर पुतिन, वहां के भी राष्ट्रपति अपने आप में दिग्गज है, और उन्होंने इस स्टार्ट संधि का क्या किया है, स्वागत किया है। विशेषताएं क्या है, 5 साल तक क्यों कर रहे हैं कि ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आखिर ये स्टार्ट संधि क्या है, इसकी क्या मुख्य विशेषताएं है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। प्राग चेक गणराज्य की राजधानी में 2010 में अमेरिका और रूस के बीच नई स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। और यह संधि 2011 में लागू हुई थी। एक मिनट रुक जाना बेटा, एक मिनट रुक जाइए आप सभी के सभी, ठीक है, इंटरनेट ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि चेक गणराज्य की जो राजधानी है प्राग, उसमें 2010 में अमेरिका और रूस के बीच में एक स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और जब स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए तो फिर 2011 से ये संधि चालू हुई थी। और न्यू स्टार्ट संधि का औपचारिक नाम रणनीतिक आक्रामक हथियारों में कमी और समिति के लिए उपाय है, जो इसका नाम रखा गया था नई स्टार्ट नीति का, जिसका औपचारिक नाम जैसे मैंने कहा कि रणनीतिक आक्रामक हथियारों में कमी करना है और सीमित के लिए उपाय, ठीक है। मेच्योर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंस आर्म्स का है, जिसका नया नाम रखा गया है न्यू स्टार्ट संधि का। औपचारिक नाम जो है रणनीतिक आक्रामक हथियारों में कमी करना है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, कब इसको स्टार्ट किया गया था, कब इसने काम करना चालू किया, किसने, जैसे मैंने कहा कि इसको 5 साल के एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, 5 साल तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो नए अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं जॉय बिडेन साहब। और जैसे मैंने कहा कि रूस जो है, जो शुरुआती दौर से उनके साथ लगा हुआ था, उन्होंने इस संधि का स्वागत किया है। सॉरी, अब तो इसको आप लोग देखिएगा, नई स्टार्ट संधि। अमेरिका और रूस द्वारा परमाणु हथियार उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। मेन मुद्दा देखो यही है, घुमा फिरा के, कि सभी देश चाहते हैं कि कम से कम हथियार का उत्पादन किया जाए, क्योंकि हथियार बहुत अच्छी चीज तो है नहीं। और मैंने आप लोगों से सिपरी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें मैंने ये भी आपको बताया था कि सबसे ज्यादा हथियार जो बेचने वाली कंपनी है वो अमेरिका की है। रूस भी हथियार बेचता है, और हम लोग हथियार खरीदने वाले देश है, हम लोग आयात करते हैं, ठीक है। वो लोग हमको बेचते हैं, वो जाहिर सी बात है। तो ये परमाणु हथियार उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे अमेरिका और रूस के द्वारा 2010 में। 11 से उन्होंने काम करना चालू किया और नई स्टार्ट संधि लाई है, जिसको मैंने कहा कि जो नए राष्ट्रपति आए हैं उनको उन्होंने कहा कि 5 साल तक इसको और बढ़ाने की बात की है, जिसका रूस के राष्ट्रपति ने स्वागत किया। तो देखिए, खेलने वाले क्या है, मेन चीज है बिजनेस, व्यापार। व्यापार किसका हो रहा है, उन दोनों का व्यापार हो रहा है। उन्होंने तो इस संधि पर हस्ताक्षर भी किए हैं। उन्होंने ये कहा कि भैया हम परमाणु हथियार उत्पादन और उपयोग को कम करेंगे, और इसी के लिए इन्होंने ट्रीटी पर हस्ताक्षर भी किए हैं। और इस संधि के तहत देश अपने रणनीतिक परमाणु मिसाइल लॉन्चर को आधे से कम कर देंगे, ये उन्होंने कहा है। बीच में उत्तरी कोरिया वाला भी है, वो पता नहीं कितना करता है।
और कई बार रिपोर्ट आया है कि अमेरिका के इंडिया के पास है कि पाकिस्तान के पास है। तो इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं अमेरिका और रूस के द्वारा। और संधि ने सॉर्ट की जगह लेकर, ठीक है, एक निरीक्षण और सत्यापन व्यवस्था की स्थापना की है। और इसने रणनीतिक तैनाती वाले परमाणु हथियारों की संख्या को घटाकर 1550 कर दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग एकदम आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एकदम आराम से आप लोग पढ़िएगा इस चीजों को। बेटा एक मिनट होल्ड करना, 1 मिनट बस, जस्ट 1 मिनट, मैं आ रहा हूं, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, मैं आ गया। ठीक है, सॉरी, एक अर्जेंट आ गया था। तो मैंने कहा कि संधि ने जो सॉर्ट की जगह लेकर एक निरीक्षण और सत्यापन की व्यवस्था की स्थापना की है, और जो तैनाती वाले जितने परमाणु हथियारों की संख्या थी उस संख्या को घटाकर 1550 कर दिया है। तो इसको भी आप लोग आराम से ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए, इसने पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और परमाणु आयुध से लैस भारी भरकम बम वर्षकों की संख्या को घटाकर 800 कर दिया है। और इसने परमाणु हथियारों से लैस भारी भरकमों की संख्या को घटाकर 700 कर दिया है। तो इसको ध्यान से आप लोग कर दीजिएगा। मेन है कि आपके उत्पादन को कम करना है और जो बम वर्षकों की संख्या उसको भी घटाना है। इसी टीटी पे इन्होंने समझौता भी किया था। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर प्रोसेस ट्रीटी के बारे में, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। ट्रीटी क्या है, संधि क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शीत युद्ध की अवधि के दौरान अमेरिका और रूस के बीच आईएनएफ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, जो आईएनएफ का मतलब इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी पर, और इस पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे। और इस संधि के तहत दोनों देशों ने शॉर्ट रेंज और इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलों के अपने स्टॉक को खत्म करने पर सहमति व्यक्त की। और 2019 में अमेरिका इस संधि से पीछे हट गया था। और वही अमेरिका देखिए क्या कर रहा है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है जब हस्ताक्षर करना होता है, और धीरे धीरे जब उसको लागू करना होता है तब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई लागू कैसे किया जाए। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है, श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया। कि श्रम शक्ति पोर्टल आखिर है क्या, इस पोर्टल का क्या मतलब है, थोड़ा सा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा था सीधे क्वेश्चन पे बात होगी, सीधे मुद्दों पे बात होगी। और धीरे धीरे चीजों को, मैंने कहा था एक मैराथन सेशन भी लेके आऊंगा। आने वाले समय में आपका मैराथन सेशन भी आएगा, मैराथन भी आएगा, बहुत जल्द आएगा, हो सकता है कल ही आ जाए। और उसके बाद स्ट्रेटजी पे भी मैं क्लास लूंगा। ठीक है, रणनीति पे भी क्लास होगा। तो इसको भी ध्यान से आप लोग रहिएगा कि इस महीने में 31 तारीख तक आपके कई सारे क्लासेज और भी होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। बीच में एक आध दिन गैप हुए थे, किसी कारण बस तबीयत ठीक नहीं था। अगला जो है, श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब ये देखते हैं श्रम शक्ति पोर्टल क्या है। जनजाति मामलों के मंत्री, ठीक है, जनजाति एक होता है जनजाति, एक अनुसूचित जनजाति होता है, एक अनुसूचित जनजाति होता है। तो जनजाति मामलों के मंत्री जो है अर्जुन मुंडा साहब, कोई बता सकता है ये किस स्टेट से आते हैं? अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा साहब किस स्टेट से आते हैं, किस राज्य से आते हैं? क्योंकि ये जनजाति मामलों के मंत्री हैं। और जिस राज्य से जाते हैं वहां पर किसकी सरकार है ये भी कमेंट करके आप हमको बताइए। उस राज्य की स्थापना कब हुई थी ये भी आप हमको बताइए। कमेंट करिए आप सभी के सभी। क्योंकि शुरुआती दौर बड़ा कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे चीजों को सॉर्ट आउट किया जाता है। जल्दी जल्दी बताइए सभी के सभी, जल्दी जल्दी कमेंट करो बेटा, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी के सभी। जनजाति मामलों के मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा साहब, वो किस स्टेट से आते हैं? किस स्टेट आते हैं ये इंपॉर्टेंट बताइए। तो जनजाति मामलों के मंत्री जो है अर्जुन मुंडा ने हाल ही में एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति को लॉन्च किया है। ठीक है,
राष्ट्रीय प्रवासन सहायता एक पोर्टल है, जिस पोर्टल का नाम है श्रम शक्ति। उस श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने का जो श्रेय दिया गया है वो दिया गया है जनजाति मामलों के मंत्री जो है, जो अर्जुन मुंडा साहब है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इसको लॉन्च किया है। और यह पोर्टल जो है वर्चुअली गोवा के पणजी में लॉन्च किया गया था। वर्चुअली तरीके से गोवा के जो राजधानी है पणजी, पणजी जिसे कहते हैं, वहां पर इसको लॉन्च किया गया था। तो यही से 3 क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई ये बताइए कि श्रम शक्ति पोर्टल का उद्घाटन किसने किया था, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी उद्घाटन कहां पर किया गया था। ये भी पूछ सकता है कि इसके मंत्री जी कौन है, कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत ये श्रम शक्ति पोर्टल आता है। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के किसी तरह से पूछ सकते हैं आपसे। श्रम शक्ति पोर्टल प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को आसान बनाने में मदद करेगा। जाहिर सी बात आपने देखा भी होगा कि लॉकडाउन के समय में सरकार के पास कोई डेटा ही नहीं था कि कितने श्रमिक किस स्टेट से किस स्टेट में जाकर काम करते हैं। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन लगा था, श्रमिक अपने घर आ रहे थे, सरकार जब रेलवे की बात कर रही थी, बस की बात कर रही थी, उस समय सरकार को पता ही नहीं था कितने श्रमिक कहां पर रजिस्टर्ड हैं, कहां पर काम करते हैं। कोई डेटा आज के पहले इसके पास था ही नहीं। तो ये है श्रम शक्ति जो पोर्टल है, वो प्रवासी श्रमिकों को, जो श्रमिक मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं प्रवास करके, माइग्रेट होकर जाते हैं काम करने के लिए, एक राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को आसान बनाने में मदद करेगा। एक सरकार के पास एक पूरा डेटा रहेगा कि इतने श्रमिक इस राज्य से उस राज्य में गए हैं, प्रवास करके गए हैं, माइग्रेट होके गए हैं। और इस इवेंट के दौरान एक आदिवासी प्रवासन कक्ष, श्रम साथी और गोवा में एक आदिवासी संग्रहालय का भी शुभारंभ किया गया। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जब श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया था, गोवा के पणजी में किया गया था, और जो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया, तो उसके साथ ही साथ जब ये इवेंट चल रहा था, जब ये कार्यक्रम चल रहा था, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है प्रवासी श्रमिकों के लिए, जो भी माइग्रेट होकर हमारे श्रमिक भाई जो जाते हैं, उन श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय लेवल पर और राज्य स्तरीय मतलब स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर कार्यक्रमों को आसान बनाने में मदद करेगा ये जो पोर्टल लाया गया है श्रम शक्ति। क्योंकि सरकार के पास एक फिक्स डेटा होगा कि इतने हमारे राज्य के लोग जो है अदर राज्य में माइग्रेट होकर काम करने के लिए वो लोग अलग राज्य में जाते हैं, अगले दूसरे राज्य में जाते हैं काम के लिए, काम की तलाश में जाते हैं, और अपने राज्य के लोगों को भी एक पूरा डेटा सरकार के पास रहेगा। नेशनल लेवल पर भी रहेगा और राज्य स्तरीय लेवल पर भी रहेगा, मतलब राष्ट्रीय लेवल पर भी रहेगा और राज्य स्तरीय लेवल पर भी रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि इस इवेंट के दौरान एक आदिवासी प्रवासन कक्ष, श्रम साथी और गोवा में एक आदिवासी संग्रहालय का भी शुभारंभ किया गया। ये 2 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारे हैं जनजातीय मामलों के मंत्री जो है, जिनका नाम है अर्जुन मुंडा साहब। और कमेंट करिए, बताइए किस स्टेट से आते हैं ये, सबके सब कमेंट करो आप जितने भी हो। और देखिए क्या हुआ, श्रम साथी प्रवासी श्रमिकों के लिए एक प्रशिक्षण पुस्तिका है। जैसे मैंने कहा ना कि इस इवेंट के दौरान 2 और भी उद्घाटन किया गया था, शुभारंभ किया गया था, श्रम साथी और गोवा में एक आदिवासी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया था। वो आदिवासियों के लिए एक संग्रहालय होगा, और संग्रहालय किस लिए होता है सभी लोग को पता भी होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। जितना भी आपको पढ़ाया गया है अभी तक, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। इसको ध्यान से पढ़िएगा कि इस ट्रेन का नाम क्या था जो 5 मालगाड़ियों को जोड़कर एक साथ चलाया गया है, वासुकी। कितना डिस्टेंस था, इसके पहले कौन कौन सा रिकॉर्ड बनाया गया, उस मालगाड़ी का क्या नाम था, ये किस जोन के थ्रू वो चलाया गया है, रेलवे का किस जोन के थ्रू चलाया गया था, इससे क्या बेनिफिट सरकार को होने वाला है, ये बड़ा आराम से पढ़िएगा। और नई स्टार्ट तिथि को जो बताया उसको भी आप लोग आराम से पढ़िएगा। श्रम साथी क्या है? श्रम साथी बेसिकली प्रवासी श्रमिकों के लिए एक प्रशिक्षण पुस्तिका है, और गोवा में प्रवासित समर्पित प्रवासन सेल विभिन्न राज्यों से गोवा आने वाले प्रवासी श्रमिकों का समर्थन करेगा। और प्रवासन सेल का शुभारंभ गोवा के मुख्यमंत्री जो हैं, जिनका नाम है प्रमोद सावंत जी, उनके द्वारा किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि जो 2 और भी शुभारंभ किया गया था श्रम साथी का, तो श्रम साथी क्या है, एक प्रशिक्षण पुस्तिका है, और इसका उद्घाटन जो किया गया है गोवा के मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत जी, बहुत अच्छे एक मुख्यमंत्री वहां के थे, पहले जो देश के रक्षा मंत्री भी बने। मनोहर पर्रिकर साहब तो खैर हम लोग के बीच में नहीं है, लोग वर्तमान में है मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। और यह पोर्टल माइग्रेशन सेल राज्य सरकार को प्रवासी श्रमिकों से संबंधित वास्तविक समय के आंकड़ों पर नजर रखने में मदद करेगा, और यह प्रवासी कल्याण योजना के तहत प्रवासी आबादी को जोड़ने के लिए सरकार की भी मदद करेगा। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, पेपर में कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बेहिचक पूछ सकता है। यहां तक डाउट हो तो बताइए आप लोग, कोई भी डाउट किसी को हो तो बताइए आप मुझे।
डाउट है किसी को भी? कोई डाउट है? जल्दी आंसर दीजिए सभी के सभी। श्रम साथी मान लो पूछ दे कि श्रम साथी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, श्रम साथी किसे कहते हैं, श्रम शक्ति पोर्टल क्या है, या श्रम शक्ति पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे तो आप लोगों के पास कम से कम आंसर इसका रहना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। श्रम शक्ति के माध्यम से जो डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा उसमें आजीविका विकल्प रहेगा, जनसांख्यिकीय प्रोफाइल रहेगा, माइग्रेशन पैटर्न रहेगा और कौशल मानचित्रण शामिल होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि श्रम शक्ति के माध्यम से जो डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा उसमें आजीविका के लिए विकल्प होंगे, जनसांख्यिकीय के लिए प्रोफाइल होगा, माइग्रेशन का पैटर्न होगा और कौशल मानचित्रण शामिल होंगे। और श्रम साथी प्रवासी श्रमिकों के उनके अधिकारों से अवगत कराएगा और उन्हें सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उपयोग करने के तरीके के बारे में भी शिक्षित करेंगे। तो जाहिर सी बात है, मेन जो कोर की अगर हम बात करें तो ये मेन जो काम किया जा रहा है वो जनसांख्यिकी, जो हमारे प्रवासी भाई लोग हैं, जो हमारे जनजाति समूह से आते हैं, जनजाति जो शेड्यूल ट्राइबल आते हैं हमारे, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा को या शिक्षित करने के लिए उनको सिखाएगा। जैसे मैंने कहा कि श्रम साथी जो प्रवासी श्रमिकों को उनके अधिकारों से अवगत कराएगा और उन्हें सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उपयोग करने के तरीके के बारे में भी शिक्षित करेगा। आपको पता ही है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं और जितने आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं जड़ जंगल जमीन के लिए लड़ाई भी करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अर्जुन मुंडा साहब ये बेसिकली झारखंड से आते हैं और झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई थी और किस राज्य से अलग होकर वो झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, थोड़ा कमेंट करके बताइए। और वर्तमान में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, वो किस पार्टी से, थोड़ा इसका भी कमेंट करके आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए जो भी क्लासेज होंगे अब इस क्लास को आगे कंटिन्यू मैं करूंगा, जो भी टॉपिक है बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक हैं आपके कल किया जाएगा। तबीयत सही नहीं है इस समय, गला एकदम बैठा हुआ है मेरा। कल इसके आगे का जो भी होगा चर्चा मैं करूंगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ये कोड है, टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से सभी लोग जुड़ जाइएगा। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% आप लोग बचा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो क्लास को यहीं पे मैं ऑफ करता हूं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।